कालू कौवा बहुत कामचोर और आलसी कौवा था। वो उल्लू कपाड़िए की दुकान के पास बड़े पेड़ पर बैठा था कि उसकी दुकान पर कबूतर आता है। उल्लू, ये चुंबक मेरे तो किसी काम का नहीं है। ऐसा करो, ये चुंबक ले लो और मुझे इसके पैसे दे दो। कालू कौवा पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। चुंबक से तो सिक्के और लोहे की दूसरी चीजें खींची जा सकती हैं। जैसे ही उल्लू का ध्यान दूसरी तरफ होता है, कालू कौवा वो बड़ा चुंबक उठाकर घर भाग आता है। कालू, मुझे तो अब शक होने लगा है, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे लगा था तुम कोई स्वादिष्ट भोजन लेकर आओगे, ये क्या उठा कर ले आए हो? गोरी, तुम नहीं समझोगी, बड़े काम की चीज है। सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। फिर अगली सुबह कालू कौवा उस चुंबक को लोहे की चेन के साथ बांधता है और नदी किनारे जाकर नदी में फेंक देता है। नदी में इंसान, पक्षी, जानवर सब नहाते हैं। उनके सिक्के जरूर नदी में गिर जाते होंगे। फिर कालू कौवा कुछ देर बाद चुंबक को बाहर खींचता है और चुंबक के साथ स्टील का एक टुकड़ा और कुछ कचरा लगा हुआ था। एक भी काम की चीज नहीं आई। दोबारा कोशिश करता हूँ। कालू कौवा फिर से चुंबक को नदी में फेंकता है। इस बार उसके साथ एक सिक्का चिपका हुआ था। कालू कौवा तो खुशी से नाचने लग जाता है। अब बनूंगा मैं अमीर बिना मेहनत के। कालू कौवा फिर से चुंबक फेंकता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं आता। कालू कौवे के पास 5 सिक्के जमा हुए थे। कालू कौवा कबूतर की मिठाई की दुकान पर जाता है। कबूतर, मिठाई का छोटे वाला डिब्बा पैक कर दो। कालू कौवा मिठाई लेकर घर आता है। गोरी कौवी मिठाई खाती है। मैंने फालतू में अपने समझदार पति को डांट दिया। कालू जी, रोज ऐसे ही मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आना, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। तो फिर मेरे पंख दबाओ। अब पता भी है कितनी ताकत लगती है चुंबक को घुमाकर नदी में फेंकने में। कालू, ये कुछ ज्यादा हो गया। मैंने मिठाई खा ली है, मुझे तो अब नींद आ रही है, तुम भी खा लो और सो जाओ। गोरी घोंसले में लेट जाती है और सो जाती है। कालू गोरी की तरफ देखता रह जाता है। किसान की पत्नी नदी पर पानी भरने आई थी। अंगूठी उतारकर एक तरफ रख देती हूँ, ऐसा ना हो कि नदी में गिर जाए। फिर किसान की पत्नी अपनी सोने की अंगूठी उतारकर नदी किनारे रख देती है, लेकिन हवा चल रही थी, अंगूठी फिसलती है और नदी में गिर जाती है। मेरी अंगूठी कहाँ गई? ऐ ऊपर वाले, इतनी महंगी थी मेरी अंगूठी, कोई चुरा कर ले गया। हाय, मैं लुट गई। किसान की पत्नी जल्दी से घर जाती है और किसान को सारी बात बताती है। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी जाकर देखता हूँ नदी के पास और जंगल के पक्षियों से भी पूछता हूँ। फिर किसान अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चुंबक नदी में फेंकता है। कालू को चुंबक के साथ किसी चीज के चिपकने की आवाज आती है। कालू कौवा चुंबक बाहर निकालता है तो वही सोने की अंगूठी थी। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मुझे सोना मिल गया। तभी वहाँ किसान आता है तो कालू जल्दी से अंगूठी अपने पंख में छुपा लेता है। कौवे, क्या तुमने यहाँ नदी किनारे कोई सोने की अंगूठी देखी है? मेरी पत्नी की सोने की अंगूठी गुम हो गई है। नहीं नहीं किसान जी, मैंने तो नहीं देखी। तुम देख लो, यहाँ कोई भी नहीं आया, यही कहीं होगी। कालू कौवा अपना चुंबक लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को रास्ते में कबूतर मिल जाता है। क्या बात है कालू, आजकल बड़े खुश रहते हो। सोना जो मेरे पंख लग गया है इसलिए। सोना? क्या मतलब कालू? नहीं नहीं, इस गंदी आंखों वाले को बताया तो ये इंसान को बता देगा। कुछ नहीं, मैं तो नींद की बात कर रहा था। आजकल मैं बहुत सोता हूँ, इसलिए इतना चुस्त और खुश रहने लगा हूँ। कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। कुछ तो छुपा रहा था ये कालू मुझसे। फिर कालू कौवा घर जाकर गोरी को अंगूठी दिखाता है। मेरा सुंदर पति, मेरा काला पति, मेरा सोना पति, आज तो कालू तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन गोरी, अभी इस अंगूठी को छुपा कर रख लो। ये अंगूठी किसान की पत्नी की है। लगता है नदी में गिर गई थी
और मुझे मिल गई। बस मामला कुछ शांत होने दो, फिर हम ये अंगूठी सुनार को बेच देंगे। फिर अगली सुबह किसान फिर से नदी के पास इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि वहां कबूतर आ जाता है। क्या हुआ इंसान जी, तुम कल भी नदी के पास ही ऐसे चक्कर लगा रहे थे और आज भी? मेरी पत्नी की सोने की अंगूठी खो गई है, वो नदी पर पानी भरने आती थी। किसान सारी बात कबूतर को बताता है। मैंने तो कहीं नहीं देखी, अगर मुझे नजर आई मैं जरूर बता दूंगा तुम्हें। फिर कबूतर पानी पीकर वापस उड़ता है। कबूतर उड़ते उड़ते एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। कल कालू भी किसी सोने की चीज की बात कर रहा था और किसान की पत्नी की सोने की अंगूठी भी गुम हुई है। कहीं कालू के पास तो नहीं है? फिर कबूतर कालू कौवे के घर जाता है। कालू, जब हम ये अंगूठी बेचेंगे तो इसे बेचकर पहले एक सुंदर घर लेंगे, फिर बहुत सारा भोजन। कबूतर गौरी कौवे की बातें सुन लेता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक था, मुझे जाकर किसान को बताना होगा। कबूतर वापस नदी पर जाता है और किसान को बताता है। किसान कौवों के घर के बाहर आ जाता है। चोर कौवो, मेरी पत्नी की अंगूठी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। दोनों कौवे घर से बाहर आ जाते हैं। हमारे पास कोई अंगूठी नहीं है। हाँ हाँ इंसान, ऐसे हमारे घर के सामने तमाशा मत करो, जंगल में हमारी कुछ इज्जत है। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, मैं अपने घर से बंदूक लेकर आता हूँ। नहीं नहीं इंसान, बंदूक मत लाना, तुम तो गुस्सा ही करके। फिर कालू कौवा जल्दी से घर से अंगूठी लेकर आता है और किसान को सारी बात बताता है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा तुमने चोरी की है, लेकिन तुम्हें तो नदी से मिली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने आमों के बाग से बहुत सारे आम दूंगा और तुम जब चाहो मेरे घर आकर भोजन खा सकते हो। किसान अंगूठी लेकर चला जाता है। कोई बात नहीं कालू जी, अगर हम नया घर नहीं खरीद पाएंगे तो क्या हुआ, हमें भोजन तो मिल ही जाया करेगा। गौरी, अब इसके अलावा तुम कुछ कह भी नहीं सकती। दोनों कौवे अपनी किस्मत पर हंसने लग जाते हैं। फिर जब भी कौवों को भूख लगती, वो किसान के आमों के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खा लिया करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो चिड़िया ने चावल की फसल लगाई हुई थी। इस बार जंगल में खूब बारिशें हुई थी। इस बार चावल की फसल बहुत अच्छी हुई है। कल फसल की कटाई करनी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा, इस बार तो मुझे मेरी साइकिल मिल जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगी। अब कुछ खाने को भी मिलेगा? जी जी मिलेगा, आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है। पहले तो खाने में सिर्फ खिचड़ी ही होती थी, लेकिन आज तो खाने में पापड़ भी शामिल थे। मजेदार पापड़। कितने स्वादिष्ट हैं। किसकी दुकान से लाई हैं आप ये पापड़? पापड़ मैं किसी दुकान से नहीं लाई, ये मैंने खुद बनाए हैं। क्या सच में? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने कहाँ से सीखे? मैंने ही बनाए हैं। मैं माँ के घर गई थी दूसरे जंगल, वहाँ मौसी बना रही थी, उनकी अपनी दुकान थी। मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने भी बनाने सीख लिए। मम्मा, क्या मुझे स्कूल लेकर जाने के लिए देंगी पापड़? हाँ हाँ बेटा, ले जाना। फिर सारा परिवार मिलकर खुशी खुशी भोजन खाता है। अगले दिन मानो चिड़ा और रानो चिड़िया मिलकर सारी फसल काट लेते हैं। आप फसल इकट्ठी करें, मैं खाना बनाकर लाती हूँ घर से। रानो चिड़िया घर जाती है, खाना बनाकर टिफिन में डालती है और फिर से अपने खेत में आ जाती है। मानो चिड़ा फसल इकट्ठी करने में लगा था। मानो जी बस करें, आ जाएं, पहले भोजन खा लें। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों भोजन खाते हैं। उनके पास कबूतर आता है। क्या हाल है मानो भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। इस बार सबकी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। जी जी, ऊपर वाले का बड़ा करम है। फसलें ज्यादा होने के कारण चावल का रेट बहुत गिर गया है। खुश थे कि फसल अच्छी हुई है, मगर ये दुनिया खुश कहाँ होने देती है। अच्छा मैं चलता हूँ। कबूतर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मानो जी अब क्या होगा? आप चिंता ना करें, मैं आज ही बाजार जाता हूँ।
मानो चिड़ा चावल की सारी फसल रेहड़ी पर लादकर बाजार जाता है। जगह जगह फसलों के गोदाम थे। कालू भाई, मुझे चावल बेचने हैं। क्या दाम है मंडी का? 300 रुपए मन लगेगा। इतने कम दाम? इतने में तो हमारा साल भर का खर्चा ही हुआ होगा। मानो हमें भी आगे से पूरे दाम नहीं मिल रहे, तो मैं तुम्हें पूरे दाम कहाँ से दे दूं? अगर तुमने अपने चावल मुझे देने हैं तो दो, वरना जाओ कहीं और दे दो। मानो चिड़ा निराश होकर घर वापस आ जाता है। आप ये चावल बेचकर क्यों नहीं आए? इतने कम दाम है कि खर्चा भी पूरा नहीं होता। मैं अपनी मेहनत को यूं जाया नहीं होने दूंगा। शाम को उनके घर मानू का पुराना दोस्त मिठू तोता आता है। मानो भाई, कैसे हो? अरे मेरे दोस्त, तुम कब आए? बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा मिलकर आऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर रानो चिड़िया उनके लिए चाय बनाती है और साथ में पापड़ रखती है। मानो चिड़ा अपने दोस्त को मंडी के हालात बताता है। कितने लजीज पापड़ हैं। ये पापड़ देखकर एक झकास आइडिया आया है मुझे। क्यों ना तुम चावलों से पापड़ बनाकर बेचो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं चावलों से पापड़ बना सकती हूँ। रानो, मुझे विश्वास है कि आपके हाथ के बने पापड़ हर पक्षी शौक से खाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। बस भी करें, अब इतनी भी तारीफ ना करें मेरी। नहीं बहन जी, पापड़ सच में बहुत स्वादिष्ट है, ना कुछ ज्यादा ना कम। फिर अगले ही दिन रानो चिड़िया घर पर पापड़ बनाना शुरू करती है और मानो चिड़ा रेहड़ी लगाकर पापड़ बेचना शुरू करता है। पहले ही दिन मानो की रेहड़ी पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और शाम तक उसके सारे ही पापड़ बिक जाते हैं। उन्हें कुछ ही दिनों में अच्छा मुनाफा होता है। रानो जी, ये तो कमाल हो गया। इतने पैसे तो हम मंडी में चावल बेचकर नहीं कमा सकते थे, जितने हमने पापड़ बनाकर कमा लिए। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम बाकी पक्षियों से भी चावल खरीद लें, उनका भी भला हो जाएगा। मानो चिड़ा बाकी पक्षियों से भी अच्छे दामों चावल की बोरियां खरीद लेता है। कुछ ही दिनों में चिड़ियाओं का वो परिवार जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। कुकू बेटा, ये रहा आपकी साइकिल। खुश हो ना अब? बहुत बहुत ज्यादा खुश। इस तरह रानो चिड़िया का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है।